बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कोशिश क्लिनिक की CEO डॉक्टर इरम से। आज हम उनसे मूड के बारे में पूछेंगे कि मूड इंसान का क्या होता है। हमने सुना है कि मूड अच्छा हो गया किसी बात पे मूड ख़राब हो गया। ये मूड का मैडम अच्छा हो जाना, ख़राब हो जाना, ये क्या चीज़ है और मूड कहते किसे हैं, और मूड को मैनेज करना या मूड को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? हमारा जो मूड है और जो हमारा मिजाज है वो हमारे सबसे पहले हमारे ख़यालात की अक्कासी कर रहा होता है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारा मूड भी उस दिन बहुत अच्छा होगा, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। और अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो शुरू दिन से ही हमारा मूड भी उसी थॉट को लेकर आल्टर करेगा। तो हमारे जो थॉट्स हैं, असल मसला है हमारे थॉट्स का कि हम अपने नज़रियात को या थॉट्स को किस तरह से ले रहे हैं। और अगर हम अपने थॉट्स को आल्टर करना सीख लेते हैं, उनको मैनेज करना सीख लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी तमाम चीज़ें, हमारे बिहेवियर्स, हमारी हैबिट्स और उनसे डेवलप होने वाले जो एटीट्यूड्स हैं वो खुद ही खुद आल्टर करते हैं और अच्छे होते जाते हैं दिन ब दिन। तो आप ये कहना चाहती हैं मैडम कि मूड को हम ख़राब मूड को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे मूड को ख़राब भी किया जा सकता है, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है? बिल्कुल मेरे ऐसा हिसाब ही से है। तो मूड इंसान का दूसरों के रवैये के ऊपर नहीं होता, हमारे अपने कंट्रोल में होता है। अब हमारा अपना मूड ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इंसानों ने सीखी हैं वक्त के साथ साथ, जैसा कि बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि मूड क्या हमारे अपने हाथ में होता है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि मूड वाकई ही अपने हाथ में होता है और इसको हमें सीखना पड़ेगा। बहुत से अरसे से हम एक ऐसे माइंड पर चलते आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं एनिमल ब्रेन कहते हैं, और एनिमल ब्रेन को फॉलो करते करते हमने बहुत सी चीज़ें लैक की हैं जिसमें हमारा लर्निंग का बिहेवियर लैकिंग है। जब हम इंसानी ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं या इंसानी दिमाग की बात करते हैं तो उसमें ये कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है कि वो सीख सकता है, आल्टर कर सकता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो अब बहुत सी नई तालीमात और बहुत से ऐसे नए हुनर आ गए हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, और अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो हम ज़माने से बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इसी तरह जो बहुत सी चीज़ें हमें हिंडर कर रही हैं उनमें एक मूड के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, जहाँ उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मूड ऑल्ट्रेशन एक सीखने वाला काम है, और सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने मूड्स को मैनेज कर पाएंगे। और आप देखते होंगे सर कि जो मेजर हमें मसले आ रहे हैं वो मूड ऑल्ट्रेशन से ही आ रहे हैं। हमारा मूड किसी वक्त बहुत अच्छा है और किसी वक्त बहुत ही ख़राब है, और जब तक इंसान सीखेंगे नहीं इन रवैयों को, अच्छे रवैयों को जो कि ह्यूमन को एनिमल ब्रेन से अलग कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी, वो तब तक हम ऑल्टर नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, और तब तक अच्छी तब्दीली नहीं आएगी। मैं ये समझा हूँ कि मूड जो है वो भी एक आर्ट है, एक फ़न है जिसको सीखा जा सकता है दूसरे आर्ट्स की तरह। जैसे हम लैंग्वेज की सीखते हैं, जैसे हम कोई नई ज़ुबान सीखते हैं, नया कोई फ़न सीखते हैं, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे हम स्विमिंग करना सीखते हैं। तो मूड को कंट्रोल में रखना और मूड को अपने हाथ में रखना हम सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको सीखने के लिए इस पर काम करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, इसकी बेस केमिकल बेसिस को जो आपके ब्लड के अंदर चल रही हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसी स्किल्स को सीखना पड़ेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर क्या आ रहा है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे केमिकल्स ब्लड में रिलीज़ हो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपनी खुराक का ध्यान रख रहे हैं, अपनी नींद का ध्यान रख रहे हैं, अपनी रूटीन को एक डिसिप्लिन में उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स पे इम्पैक्ट डालेगा, और वो केमिकल अल्टीमेटली अच्छे थॉट्स को जनरेट करेगा जो आपके बिहेवियर को अच्छा करेगा, आपके दिन में मूड को अच्छा करेगा, और अल्टीमेटली आपसे उस मूड के गवान जो हैबिट्स डेवलप होंगी वो भी अच्छी हैबिट्स ही आपके अंदर डेवलप होंगी, और अल्टीमेटली आप एक अच्छे करैक्टर के साथ, एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ उभरेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन केमिकल्स की, जैसे आपने बात की है, तो वो कौन से केमिकल्स हैं जो वो वाइटल हैं, जो बहुत रोल प्ले करते हैं मूड की मैनेजमेंट में? उन केमिकल्स के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाह रही हूँ मूड को लेकर। मूड आपके ख़यालात पर डिपेंड करता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपके ख़यालात जो हैं वो कहीं ना कहीं उसकी केमिकल बेसिस होती है। लेकिन केमिकल बेसिस को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मूड के बारे में। मूड आपका
6-7 चीज़ों पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। उसमें कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं या कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पे मूड डिपेंड कर रहा होता है। पहली चीज़ आपकी नॉलेज पे, कि आपकी नॉलेज कितनी है अपने मूड को लेकर। ठीक। ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल हैं, जिनको हम वक्त के साथ बदल के इन पर काम करके अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। पहला मैंने बताया नॉलेज, आपकी नॉलेज बहुत मैटर करती है इसमें, यानी कि आपके पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, आपके पास क्या क्या। और दूसरा जो पॉइंट जिस पर आपने काम करना होता है वो आपका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। इसको भी आप बेटर कर सकते हैं अपना पैराडाइम शिफ्ट करके, और मूड को ऑल्टर किया जा सकता है। तो पहली चीज़ जो आप चेंज कर सकते हो वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो अबाउट योर मूड। और दूसरी चीज़ जो आप चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं मूड को लेकर, उसमें आप अपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को ऑल्टर कर सकते हो। तीसरी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो होता है आपका बिलीव्स, आपके अकायद क्या हैं, किसी चीज़ को सोचने का अंदाज़ क्या है आपका। बिलीव्स पे बहुत ज़्यादा आपका मूड डिपेंड कर रहा होता है कहीं ना कहीं, और बिलीव्स आपके बचपन से ही बनना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए बिलीव्स अपने दीन और अकीदे के मुताबिक अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होंगे। जिस बिलीव के साथ आप पैदा हुए हैं वही बिलीफ आपको आगे चला रहा होता है। ऐसा ही है, और कहीं ना कहीं वो आपके मूड को, ख्यालात को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल है जिस पर काम किया जा सकता है अपने बिलीफ सिस्टम पर। इसके अलावा जो चीज़ें जो वेरिएबल नहीं हैं, जिन पर हम काम नहीं कर सकते और वो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो है आपकी नेचर। ओके। आपकी नेचर चेंज नहीं होती। आप जिस तरह के एक शेर है और वो बचपन से ही ये कहेंगे कि वो गोश्त नहीं खा रहा और घास खा रहा है, तो उसकी नेचर में नहीं है कि वो घास खाए। तो उसकी नेचर में है कि उसमें वो मीट ईटर ही रहेगा थ्रू आउट हिज लाइफ। और इसी तरह आप अपनी नेचर को वर्कआउट करके इसको चेंज नहीं कर सकते। नेचुरली आप जिस थिंकिंग के मालिक हो, आप उन्हीं लाइन्स पर सोचते हो। और दूसरा फैक्टर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो आपके जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाता है, जीन्स होती हैं। ये कोड्स होते हैं जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, कोडिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है। और थिंकिंग पैटर्न कहीं ना कहीं आपके बाप दादा जिस तरह सोच रहे होते हैं उन्हीं लाइन्स पर आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी ये कोडिंग ऐसे हुई होती है। और चौथा पॉइंट जो मैं एक डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है आपका नर्चर। जिस माहौल में आप परवरिश पा रहे हैं, मोस्ट ऑफनली हम वो चेंज नहीं करते, लेकिन नर्चर पे भी पेरेंट्स काम करके बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं और हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं अगर हम उसका नर्चर बेहतर कर लें, उसकी परवरिश पे काम कर लें। तो उसके सोचने का अंदाज़, उसका जो नज़रिया है अबाउट द लाइफ, वो चेंज होगा और अल्टीमेटली उसका मूड भी इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ को लेकर। तो मैं अभी तक जो समझा हूँ वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि व्हाट वी कैन चेंज एंड व्हाट वी कांट चेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। Yes, the same we are facing the serenity period, जिसमें हम कहते हैं कि what we can change and what we cannot change. We have to identify कि क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना। ठीक है। अब आते हैं सर आपकी क्वेश्चन की तरफ, जो आपका था कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि कोई ना कोई केमिकल नेचर तो चेंज होती होगी जिसकी वजह से हमारा मूड ख़राब रहता है या बहुत अच्छा रहता है। तो उसके पीछे जो केमिकल बेसिस हैं इसकी, वो हैं जी आपके जो सबसे ज़्यादा रिवार्ड सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है केमिकल, या जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको करके, वो केमिकल है जी डोपामिन, जो आपके रिवार्ड सिस्टम को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। रिवार्ड सिस्टम एक ब्रेन के अंदर आपके एक पॉइंट है जो रिवार्ड को जनरेट करता है, खुशी की फीलिंग को जनरेट करता है, और हमें आसानी पैदा करता है कि हम किसी ऐसी फीलिंग को से हैप्पी हो सकें जिससे हम या बहुत ज़्यादा उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं रिवार्ड सिस्टम के ज़रिए। तो पहला केमिकल जो मैं डिस्कस करना, वैसे तो बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जिन केमिकल्स का मैं जिक्र करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं, उनमें 4 केमिकल्स हैं जिनका हम नाम लेंगे। सबसे पहले है आपका डोपामिन्स, उसके बाद सेरोटोनिन्स हैं, उसके बाद ऑक्सीटोसिन्स हैं, और उसके बाद एंडोर्फिन्स। ये 4 केमिकल्स हैं जो आपकी खुशी के टाइम पर बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्रेन खुशी फील करता है और वो डोपामिन के रिलीज़ होने पर वो सबसे ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है उसको
रिवार्ड सिस्टम के ज़रिए रिस्पॉन्ड करता है Right. जब डोपामिन ब्लड में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोर्फिन्स की। एंडोर्फिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे आप अपने ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आपने आज एक टारगेट बनाया, 100 स्टेप्स आपने वॉक की और उस टारगेट को आपने अचीव किया, ठीक। तो उस अचीवमेंट के बाद जो ब्लड में आपके केमिकल रिलीज़ होता है और उसको आपको एक खुशी जनरेट करता है, वो आपके एंडोर्फिन्स होते हैं। कोई भी अच्छा। छोटी अचीवमेंट लाइफ में आप कर लेते हो और उसके करने के बाद जो खुशी जनरेट होती है, दैट बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन्स इन योर ब्लड। इसके बाद जो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमारी सोशल लाइफ आ जाती है, वो है सेरोटोनिन्स। कि सोशली हम कितना इन हैं अपनी लाइफ के साथ, हम कहीं सोशली कट डाउन तो नहीं हुए हुए, हम सोसाइटी में लोगों के साथ बैठने में या फैमिली को टाइम देने में हम कहीं झिझकते तो नहीं हैं। और अगर हम में थोड़ी सी भी रुकावट है, सोशली हम इतने इंटरेक्टिव नहीं है, तो एक केमिकल है जिसकी ब्लड में कमी हो जाती है, वो है सेरोटोनिन्स। अब सेरोटोनिन्स वाली खुशी हासिल करने के लिए हमें दूसरों को हेल्प आउट करना है और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे के ब्लड में नेचुरली ये सेरोटोनिन्स डेवलप हों, तो हमें अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट बॉन्ड जो है अपने रिलेटिव्स के साथ, सोसाइटी के साथ, वो मजबूत करने की ज़रूरत होती है, उस पर काम करना होता है। और जब हम इन चीज़ों पर काम करते हैं और रिलेशंस पर काम करते हैं, तो जो ब्लड में हार्मोन या केमिकल रिलीज़ होता है, वो हैं हमारे सेरोटोनिन्स, और उसकी खुशी को भी हम फील कर पाते हैं और उससे भी हमारा मूड जो है बहुत आल्टर करता है। Right. अब जो तीसरा केमिकल है जो कि रिलीज़ होता है ब्लड में, ऑक्सीटोसिन्स की बात करती हूँ मैं पहले। और ऑक्सीटोसिन्स तब रिलीज़ होते हैं जब कोई लव्ड वंस जो हैं वो आपको हग कर ले, आपका माथा चूम ले, और वो खुशी जो आपको जनरेट होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है ब्लड के अंदर। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होता है तो वो खुशी आपके अंदर प्रोड्यूस होती है। जैसे कि माँ और बच्चे का रिलेशन है, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा रिलेशन है, और उसमें जो केमिकल जनरेट होते हैं माँ के दिल में बच्चे के लिए, वो ऑक्सीटोसिन्स है। और उसकी रिलीज़ से माँ जो है वो बच्चे को फीड भी कराती है और उसके बहुत सारे काम कर रही होती है। तो ऑक्सीटोसिन्स जो हैं वो टोटली हमारी ऐसे मोहब्बत का जज्बा भी उसको आप कह सकते हैं, तो वो रिलीज़ होते हैं ब्लड में जब आप टोटली इन्वॉल्व होते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि बहुत सिंसियर होता है आपके साथ। वो इसीलिए ये कहा जाता है देयर इज मच इन अ टच। और बिल्कुल ऑक्सीटोसिन इज़ टोटली रिलेटेड विद द टच, सही। ठीक है ना, इमोशन ऑफ टच। अच्छा, अब चौथा जो केमिकल है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे रिवार्ड सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो हैं जी डोपामिन्स। डोपामिन्स। और डोपामिन्स तब रिलीज़ होते हैं कि जब आपकी जो खुशी की हद है उससे ज़्यादा हद कोई नहीं आ सकती। जब आप कहते हैं से हुर्रे, उछल पड़ते हैं खुशी से, चीख पड़ते हैं खुशी से, आंसू आ जाते हैं आंखों में, खुशी से फूला ना समाना, खुशी से फूले नहीं समाते। तो ये वो खुशी की हद है जो एक दफ़ा फील कर ली जाए तो दिल करता है कि बार बार फील की जाए। टॉप लेवल की जो एक्साइटमेंट हो सकती है, एक्साइटमेंट जो आपकी बॉडी में रिलीज केमिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो हैं जी डोपामिन्स। डोपामिन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं उस खुशी को लेकर, और वो कहीं से कहीं आपका जो रिवार्ड है वो बढ़ा देते हैं, और दिमाग को लगता है कि मैंने शायद इससे ज़्यादा खुशी पहले नहीं देखी होगी। और सबसे ज़्यादा जो आपका मूड, मिजाज और उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो डोपामिन की रिलीज से, उसकी कमी या ज़्यादती से आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूड बहुत आल्टर करता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने सारे केमिकल्स के बारे में जो हमारे मूड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि फिर अगर ये सारे खुशी के केमिकल्स हैं तो फिर ये हमारे बच्चे, हमारी नस्ल ये ड्रग्स की तरफ क्यों जाती है? तो ये सारे तो केमिकल्स हम अपने हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं और वही खुशी हासिल कर सकते हैं जो नशे में हासिल करने की कोशिश में ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। अच्छा, सोसाइटी में अब जो बहुत तेज़ी से रुझान आ रहा है वो हमारी यंग जनरेशन में आ रहा है। यंग जनरेशन जब ये डोपामिन वाली खुशी जब हासिल करना चाह रही है और वक्त से पहले हासिल करना चाह रही है, उन्होंने अभी कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, कुछ बने नहीं, और पढ़ाई भी बीच में ही रह जाती है, और उनको खुशियों, उस खुशी के हाथ को छूने का मज़ा चखने की आदत पड़ चुकी होती है, जो वो चाहें भी तो छोड़ नहीं पाते बाद में। यानी कि एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ हमारी जनरेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रही है। सही। और वो क्यों जा रही है कि इसमें बहुत सी चीज़ों का, एक
मौका था सर, आपको याद है कि पिछले 1980s की हम बात करें, जबकि हम जनरेशन है, तो 1980s में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से ड्रग एक्सपोर्ट होती थी दूसरे कंट्रीज़ में। बिल्कुल, दूसरे कंट्रीज़ हमें बहुत नॉमिनेट करते थे कि ये कंट्रीज़ जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे यहाँ पर यंग जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सिंथेटिक लेवल पर ऐसी ड्रग्स बन रही हैं जो एक्सपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डोपामिन लेवल्स को इंक्रीज़ कर देती है। एक ऐसा मज़ा लग जाता है यंग जनरेशन को कि अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वी आर प्रोड्यूसिंग सम एडिक्टिव सब्सटेंसेस, बट वी आर फेसिंग a war in the form of a war it is। हम सब लोग फेस कर रहे हैं और हम सब लोग इसका शिकार हैं कि बाहर से जो इम्पोर्ट होकर ड्रग्स आ रही हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं, एडिक्शन को ज़्यादा इन्हांस कर रही हैं मुआशरे में, और इसकी वजह से कोई भी छोटा बड़ा बच्चा बचा नहीं हुआ। अब करने वाला काम क्या है, सोसाइटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं यंग जनरेशन को बचाने के लिए? जो सबसे ज़्यादा करने वाला काम है, हमें अपने तलीमी इदारों में इस चीज़ की नो हाउ बढ़ानी होगी कि एडिक्शन को लेकर इस चीज़ की नो हाउ एक ऐसा सब्जेक्ट रखना होगा बीच में कि बच्चे खुद सीखें कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हम अपनी यंग जनरेशन को जब तक सिखाएंगे नहीं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राइट। जब उन्हें पहले ही नुकसानात का, कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। यानी कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, शुरू से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको केमिकल्स के बारे में बताया जाए और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए इस बारे में कि ये चीज़ है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम खुद से जनरेट भी कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे आपने केमिकल्स के बारे में जो है वो ख़दशात को और गलत किस्म की जो हमारे बिलीफ थे उनको ख़त्म करने में हमारी मदद की आज। तो इसका मतलब है कि मूड का मैनेज करना, केमिकल्स के थ्रू से भी हम अपने मूड को मैनेज करते हैं, और अगर कोई खुशी की हमें ख़बर मिलती है तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, अगर हमें कोई बुरी खबर मिलती है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। कोई बंदा आता है, बात करता है और हमारे मूड को सैबोटाज करके तो वो चला जाता है, तो हम सारा दिन सोचते रहते हैं उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसके साथ अच्छा रवैया रखा हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सारा दिन हम इसी तरह सोचते रहते हैं। तो अगर हम अपने आप से बात करना सीख लें, हम असर्टिव हो जाएं और अपने मूड को मैनेज करना सीख लें, तो हम ना सिर्फ इस नशे जैसी बीमारी से अपनी नस्ल को बचा सकते हैं बल्कि इलाज में भी बहुत हेल्प हो सकती है, और हम अपने पेरेंट्स को भी और अपने अफेक्टेड जो बच्चे हैं ड्रग्स एडिक्शन से, उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए हम उनको मूड को मैनेज करना सिखा सकते हैं। तो कोशिश क्लिनिक में मूड मैनेजमेंट पे काफ़ी काम होता है। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे प्रोफेशनल वेल इक्विप्ड हैं इस सिलसिले में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तो इस तरह की मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।